Hello students, how are you? I'm very good. Students, इसके प्रीवियस क्लास में हम मैक्सवेल इक्वेशन की बात कर रहे थे और हर एक इक्वेशन की क्या इम्पोर्टेंस है उसकी हम बात कर रहे थे। तो आपने देखा था कि हम थर्ड इक्वेशन तक पहुंचे थे। थर्ड इक्वेशन को हमने एक्सप्लेन किया था, उसकी इम्पोर्टेंस अभी डिस्कस करनी है। आइए हम देखते हैं कि मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है। थर्ड इक्वेशन कहलाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है वो कहलाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल एक क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है वो आपका नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। तो किसी एक क्लोज्ड लूप के अलोंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो वो आपका नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस डी ओवर डी टी क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है किसी कॉइल या सर्किट में वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो ये आपका मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन कहलाता है, या इसे हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है, ये बताता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, इम्पोर्टेंस में दिस लॉ टेल्स अस दैट a time varying magnetic field give rise to electric field। कहीं पर भी अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे प्रोड्यूस हो जाता है। कहीं भी टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो उससे एक टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? एक टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि दिस लॉ टेल्स अस दैट अ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर टाइम के साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उससे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। ओके। दूसरा क्या है? देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन दैट रीजन और सर्किट। अगर किसी भी सर्किट में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है। क्योंकि ईएमएफ की डिफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कराने में किए गए वर्क डन को हम ईएमएफ कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जरूर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर प्रेजेंट होगा। ये इसकी मीनिंग हो गई। तो ये रहा फैराडे का थर्ड लॉ, ये रहा उसकी इम्पोर्टेंस। ओके, ये रहा उनका थर्ड लॉ, ये रहा उनकी इम्पोर्टेंस। तो थर्ड लॉ जो है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही थर्ड लॉ कहते हैं। अब आइए हम फोर्थ लॉ की बात करते हैं। प्रैक्टिकल का अब हम फोर्थ लॉ की बात करते हैं। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो ये कहलाता है मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये कहलाता है या मैक्सवेल मॉडिफाइड या मैक्सवेल एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो आइए मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब यहाँ टोटल करंट में डिस्प्लेसमेंट करंट भी आ जाएगी और कंडक्शन करंट आ जाएगी, दोनों आ जाएगी। थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ, इसका मतलब ये हो गया कि किसी क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल होता है वो म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इंक्लूड बाय द लूप होता है। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल या लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी। म्यू नॉट आई सी आई डी होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। तो इसको हम मॉडिफाइड मैक्सवेल एम्पियर सर्कुटल लॉ कहते हैं, या आप मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कह सकते हैं। यहाँ पर आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है, आई सी जो है कंडक्शन करंट है। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? This law tells us that not only a conduction current
बट अ डिस्प्लेसमेंट करंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइ कहता है कि केवल कंडक्शन करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड हो, उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दूसरा, इट गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कॉन्सेप्ट मिलती है कि टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं और टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं। अगला है मैक्सवेल प्रिडिक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम देखेंगे मैक्सवेल प्रिडिक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विषय में मैक्सवेल ने क्या बताया था, कैसे प्रिडिक्ट किया था, इसके विषय में थोड़ा हम स्टडी करेंगे। आइए देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो आपके मैक्सवेल ने दिया था 1865 में। तो देखिए, इन 1865 मैक्सवेल theoretically predicted the existence of electromagnetic wave। मीन्स 1865 में मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली ये प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस को इन्होंने बताया। मीन्स थ्योरेटिकली मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या, अ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टाइम वेराइंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। तो मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली क्या प्रेडिक्ट किया कि अ टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक टाइम वेराइंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट द चेंज इन वन फील्ड प्रोड्यूसेस द अदर फील्ड। इसका मतलब ये हो गया, जहां कहीं भी टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मीन्स DE/dt से B मिलेगा, DB/dt से E मिलेगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वन फील्ड दूसरे को प्रोड्यूस करता है। वन फील्ड में जब चेंज होता है तो उससे दूसरा फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, दूसरे में जब चेंज होता है तो उससे पहला फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम और स्पेस डिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए मैक्सवेल ने क्या बताया, दिस मीन्स दैट द चेंज इन वन फील्ड प्रोड्यूसेस द अदर फील्ड। इसका मतलब हो गया कि जब वन फील्ड में चेंज होगा तो उससे दूसरा फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ही शोड दैट दीज वेरिएशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सो वेव लाइक प्रॉपर्टीज। इससे ये, और इन्होंने थ्योरेटिकली ये भी प्रेडिक्ट किया कि ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और ये जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। इन्होंने ये शो किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ, जो कि टाइम के साथ स्पेस के साथ वैरी करते हैं, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और ये डायरेक्शन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं और ये वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ से तीन बातें पता लगी। पहली बात, फैराडे ने ये कहा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैक्सवेल ने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। इससे ये कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उन्होंने ये भी शो किया कि ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये वेव लाइक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब आगे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन्होंने डिफाइन कैसे किया, ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कैसे डिफाइन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और फिर उसकी एग्जिस्टेंस को कैसे इन्होंने बताया। इन्होंने मैक्सवेल ने ये भी आइडिया दिया, he thus gave idea that a wave of electric and magnetic field exists that vary with space and time। इन्होंने बताया
कि एक ऐसी वेव एग्जिस्ट करती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है। क्या टाइम के साथ वेरी करता है? वन प्रोड्यूसेस द अदर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है। दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स दे आर सेल्फ सस्टेन्ड, वो सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं। दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम डिफाइन करें। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन ऑसिलेटिंग चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव्स होती है जो ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, एंड व्हिच प्रोपोगेट थ्रू स्पेस एज कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि स्पेस में कपल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरह मूव करती है। कपल्ड मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। तो इसमें कपल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, और जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उस वेव के चलने के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव होती है जो एक ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा रेडिएट होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जिसमें कपल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और ये वेव के चलने के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफिनेशन है जो मैक्सवेल ने दिया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। मीन्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम ये देखेंगे। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, उनका मैथमेटिकली इक्वेशन के द्वारा कैसे शो करें। ओके, तो आइए अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इसकी हम बात करेंगे। ओके, आइए डिस्कस करते हैं हम।